ऑलराइट, सो हम अभी देखने वाले हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। क्या देखने वाले हैं? अब देखने वाले हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और बर्थ कंट्रोल मतलब हमारे यहाँ पे जो मॉर्टेलिटी रेट है, ठीक है, डेथ रेट है या बर्थ रेट है, जो बर्थ रेट इंक्रीज हो गया लेकिन डेथ रेट जो है वो कम हो गया। इस वजह से क्या हुआ? पॉपुलेशन में भारी बढ़ोतरी हुई। लेकिन बर्थ कंट्रोल क्या है, हमारे पास था ही नहीं, उसके बारे में किसी को कुछ खबर ही नहीं था। तो कैसे इस चीज से हम उभर सके, उसके बारे में इस पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सी आपके जो भी यहाँ पे डेटा दिया गया है, ये डेटा आपके बुक प्रिंटिंग से पहले का ईयर का है, आपको ईयर भी मेंशन इसमें किया गया है, देख लीजिएगा। तो पहले क्या दिया है कि हेल्थ फैसिलिटीज इंक्रीज होने के वजह से पॉपुलेशन में बहुत ही भारी एक्सप्लोजन हुआ, यानी मास इंपैक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मास इंपैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। और वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है 2 बिलियन तक पहुंच गया। ठीक है, 2 बिलियन 2000 में 2 बिलियन से लेकर ये 1900 में, देखिएगा यहाँ पे लिखा है 1900 में ये कितना था? 200 मिलियन, 200 मिलियन था, यानी 2 बिलियन था। ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कितना जल्दी जो है वो बढ़ रहा है। 200 मिलियन बिलियन यानी 200 मिलियन यानी 2 बिलियन था कब? 1900 में। लेकिन ये 2000 तक यानी सिर्फ 10 साल के अंदर इसका रॉकेट कहां पहुंच गया? इसका रॉकेट पहुंच गया आपको 6 बिलियन तक। इसका रॉकेट कहां पहुंच गया? 6 बिलियन। देखो कितना मासिव एक्सप्लोजन हुआ है पॉपुलेशन का, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कॉन्ट्रासेप्शन होता क्या है, कॉन्डम क्या है, कॉन्डम का इस्तेमाल कैसे करें, ठीक है, नेचुरल मेथड क्या, कई सारी चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2000, ठीक है, 2000 में आपको कितना हुआ? यस 2000 मिलियन, सॉरी 2 बिलियन यानी 2000 मिलियन था 1900 में, और वो आगे 6 बिलियन में हो गया। ठीक है, यानी 6000 मिलियन में आपको कन्वर्ट हो गया, यानी टोटल 4000 मिलियन इंक्रीज हुए सिर्फ 10 साल में। तो सोच सकते हो कि कितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा है। ठीक है, ऐसा ही ट्रेंड जो है वो देखा गया, सिमिलर ट्रेंड आपको देखा गया कब? 350 मिलियन हो गए इंडिपेंडेंस के करीब में। ठीक है, तो टोटल ये आपको दिया है 2000 के 1 मई 2000 में कितना पॉपुलेशन था? तो 1 बिलियन क्रॉस कर लिया था। मतलब इतना ज्यादा जो है पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। ध्यान से देखिएगा, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, विच मीन्स मदर मोर्टेलिटी रेट एंड इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट क्या हो गया? मोर्टेलिटी रेट घट गया, यानी डेथ रेट जो है वो घट गया, जिसके वजह से पॉपुलेशन बढ़ गया। और इसीलिए आरसीएच प्रोग्राम बनाया गया। इसीलिए क्या बनाया गया? ये आरसीएच प्रोग्राम बनाया गया। आरसीएच प्रोग्राम क्यों बनाया गया? तो ये इसके बारे में पूरा बताने के लिए। सेंसस रिपोर्ट आपको दिया गया इसमें कि 2001 का सेंसस रिपोर्ट कहता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 1.7% हर साल बढ़ रहा है। मतलब हर 1000 लोगों में 17 बच्चे जो है, हर 1000 में 17 बच्चे बढ़ रहे हैं हर साल। सो 1.7% एवरी ईयर आपका जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये आपको सेंसस रिपोर्ट कहता है। ठीक है, सो वी कैन से कि आपका बहुत ही ज्यादा, सोचिए अगर आपके पास पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, अगर आपके पास पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा? पॉपुलेशन ज्यादा घर में कुछ एक्स्ट्रा मेहमान आ जाते हैं तो हमें उनके लिए खाना पीना सब अरेंज करना पड़ता है। तो क्या होता है? बजट हिल जाता है। सोचिए अगर एक परिवार घर में बनाने वाला हो, कमाने वाला हो, और अगर एक खाने वाला था तब तो ठीक है, 2 खाने वाला गुजारा कर लेगा, लेकिन अगर वहीं पे अगर 5 से 10 खाने वाले हो जाए तो वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर एक फैमिली का ये हाल है तो पूरे देश का क्या होगा? पूरा देश का इकोनॉमिक हिल जाएगा। उनको अच्छी खाना नहीं मिलेगा, अच्छा शेल्टर नहीं मिलेगा, अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल पाएगा, अच्छे प्रोग्राम्स नहीं मिल पाएंगे, देश डेवलप नहीं कर पाएगा। तो एक परिवार में भी वही हाल है और पूरे देश का भी वही हाल हो जाएगा। इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी था, है ना? इसको कैसे रोका जाए?
तो इसको रोकने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स जो है वो शुरू किए गए। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, देखिए इस पैराग्राफ में देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इस प्रोग्राम को कैसे हम इस चीज को इंप्रूव कर सके, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल कर सके, तो पहली चीज आपको जो बताया गया है यहाँ पे, स्मॉलर फैमिली को मोटिवेट करें कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, और कॉन्ट्रासेप्शन का भी मेथड जो है वो पब्लिश करें, लोगों को बताएं। इसीलिए कई सारे पोस्टर्स बनाए गए, कई सारे एडवर्टाइजमेंट बनाए गए। ठीक है, छोटे छोटे पोस्टर्स, एडवर्टाइजमेंट बनाए गए, और उस एडवर्टाइजमेंट में हम दो हमारे दो के नारा लगाए गए, हम दो हमारे दो का स्लोगन, यानी हम दो हमारे दो का नारा लगाया गया। ठीक है, ये जो नारा लगाया गया, ये क्यों नारा लगाया गया? क्योंकि इसके बारे में पता चले लोगों को, और दो से ज्यादा बच्चा जो है एक फैमिली में ना हो, इसीलिए सरकार ने इस पे पोस्ट भी लगाया। पोस्ट स्टैंप जो होता है, स्टैंप पे हम दो हमारे दो लिखकर, उस पर फोटो बनाकर, एक माता और एक पिता का, बीच में दो बच्चों का एक फोटो बनाकर भी कई सारे स्टैंप्स अवेलेबल है। हम दो हमारे दो का पोस्टर, स्टैंप, ये सब चीजें गूगल पे सर्च करके देखिएगा, आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे देंगे, पिक्चर्स। तो पोस्टर के, पोस्ट के जरिए, जिस पोस्ट स्टैंप होता है, स्टैंप के जरिए, कई वॉल पेंटिंग के जरिए, ट्रेन के डिब्बों में, ट्रेन के जो डिब्बे होते थे, ट्रेन के डिब्बे, उस पे ये सारे एडवर्टाइजमेंट्स होते थे। ये सरकारी एडवर्टाइजमेंट जो है वो ट्रेन के हर एक कंपार्टमेंट पे आपको ये एडवर्टाइजमेंट, ड्राइंग, पिक्चर्स और स्लोगन लिखा हुआ रहता था। कुछ ऐसे प्रोग्राम आए, सरकार ने क्या किया कि एक ट्रेन चलाया, ठीक है, स्पेशल ट्रेन चलाया, और उस ट्रेन में क्या किया, उस ट्रेन में हर एक स्टेशन पे कुछ दिनों तक रुकता था, स्कूल के बच्चे आते थे, ठीक है, कई सारे बुजुर्ग आते थे, वहां पे कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में और सारे फैमिली प्लानिंग और प्रोग्राम्स के बारे में ये बताया जाता था, अवेयरनेस क्रिएट किया जाता था, कॉन्डम के बारे में बताया जाता था, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताया जाता था। ठीक है, तो कई सारे सरकार ने प्रोग्राम्स शुरू किए। ठीक है, और वो उस प्रोग्राम्स के तहत हमारे घर घर तक पहुंचा गया। ठीक है, तो घर घर तक पहुंच के गांव घर में, कस्बों में ये सब चीजें, आशा बहन और बाकी सब के थ्रू ये खबर पहुंचाई गई। कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में नुक्कड़ नाटक से लेकर आपको सिनेमा में एडवर्टाइजमेंट, जैसे मूवीज आते थे, टीवी चैनल में एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो गए थे। तो कई सारे सरकार ने प्लान किए। प्लान करने के बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया सरकार ने कि फीमेल का 18 साल और मेल का 21 साल होना चाहिए शादी का एज ग्रुप। गलत कर दिया ना, बहुत लेट हो रहा है ना, जल्दी कर देना चाहिए था, 14 साल और 16 साल कर देना चाहिए था, है ना। एनीवेज, ऐसे कुछ लोग सोचते होंगे कि ये तो बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है, पहले हो जाता तो हम लोग जल्दी शादी कर लेते। ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एज ग्रुप जो है वो सरकार ने फिक्स किया पब्लिक के भलाई के, माँ और माँ के, क्योंकि चाइल्ड मैरिज होता था तो उसमें बच्चे जो है ज्यादा प्रोड्यूस होते थे, पॉपुलेशन बढ़ता था, इसीलिए फिक्स कर दिया कि 18 साल। अब कम से कम 4-5 साल तो नहीं होगा, तो 18 साल के बाद शादी होगा, 1-2 साल में बच्चे होंगे, तो पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सकता है। फिर अगर कम एज में शादी होता है तो माँ के भी हेल्थ पर असर पड़ता था, इसके लिए भी ये अच्छा हुआ। बच्चा जो जन्म लेता था वो भी हेल्दी नहीं होता था, तो उसके लिए भी ये स्टेप बहुत ही अच्छा स्टेप साबित हुआ। 18 साल फीमेल्स के लिए और 21 साल मेल्स के लिए। ये अभी तक ऐसा ही है, आपके एनसीईआरटी में यही दिया है डेटा, तो आपको यही डेटा फॉलो करना है। लेकिन अभी फिलहाल में रिसेंटली ये ईयर जो है वो रिवाइज किया गया है, और ये कब तक लागू किया गया, कब तक आपको बुक्स में आएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए जो बुक्स में है उसी को आप लोग फॉलो कर रहे हैं। 18 साल लड़कों के लिए और 21 साल लड़कियों के लिए क्या है, मैरिज एज ग्रुप्स है। ठीक है, और जो क्या होता था कि एक और सरकार ने एक प्रोग्राम बनाया। क्या प्रोग्राम था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था, लोग इससे करते थे, इंसेंटिव देना शुरू किया। इंसेंटिव का मतलब आपको समझना चाहिए, इंसेंटिव क्या होता है? पैसे। अगर आप नसबंदी कराओगे, कॉन्ट्रासेप्शन कराओगे, वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी कराओगे, आपको सरकार पैसे देगी। ठीक है, कुछ पैसे आपको सरकार देगी, कुछ चावल देगी, अन्न देगी, खाने के लिए राशन देगी। तो इसके लालच में भी कई सारे लोग नसबंदी या उसकी भी गरीबी हालत बहुत था, घर में अकाल पड़े, खाने को नहीं है, भाई करवा लो नसबंदी, सरकार पैसे देगी, उससे कुछ दिन चल जाएगा। तो सरकार ने लालच दिया, इंसेंटिव दिया, ऐसे भी कई सारे प्रोग्राम्स आए।
इसको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बनाया गया, उसमें आपको ये सब प्रोग्राम्स के बारे में बताया जा रहा था कि माँ और शिशु का ख्याल कैसे रखा जाए। उसके बाद टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता था कि नसबंदी कराए। अमिताभ बच्चन कई बार इस एडवर्टाइजमेंट को किए हैं, अमिताभ बच्चन सर, और हमने देखा है उसको, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा कि नसबंदी कराने पर पैसा मिल रहा है। ये सब ज्यादातर प्राइवेट चैनल्स पे नहीं मिलेंगे आपको देखने को। सरकारी जो चैनल है, दूरदर्शन है, नेशनल टेलीविजन है, ठीक है, दूरदर्शन, उस पे आपको ये मिल सकता है, ठीक है। तो ये सब इसको कैसे रोका जा सके, उसके लिए हमें कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताया गया कि अनवांटेड प्रेगनेंसी रोका जा सकता है, इसीलिए सरकार ने उस पर इंसेंटिव रख दिया, ठीक है। चलो, तो ये था कि सरकार ने क्या क्या किया, ठीक है। ये सब जनरल था, जनरल इंफॉर्मेशन था जो मैंने आपको दिया। अब कुछ सटीक इंफॉर्मेशन देते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन, हम कॉन्ट्रासेप्शन किसको कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कॉन्ट्रासेप्शन हम किसको कहेंगे? तो कॉन्ट्रासेप्शन हम उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को कह सकते हैं, या ऐसे मेथड को कहेंगे, या ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स हैं, ऐसे कुछ टेक्निक्स हैं जिससे प्रेगनेंसी जो है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सके, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव। कई सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसी को कई तरीके से हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। और वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि नेचुरल मेथड, कई सारे मेथड है, जैसे कॉन्डम का इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, उस पीरियड में हम लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व ना हो, ये सब चीजें हैं। उसके बाद एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, आपके पैराग्राफ एनसीईआरटी में दिया है, एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, effective and reversible with no or least side effect. Very very IMP. ये क्या है? ये very very IMP, ठीक है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी IMP। तो इसको क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, easily available, effective and reversible with no or least side effect, ठीक है। तो ये कभी भी ये क्या कर सकते, या नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट तो है कि इस पे यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, ये यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव, रिवर्सिबल, और साइड इफेक्ट उसके जो है वो ना के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर हो तो बहुत ही कम हो, मिनिमम हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एक आइडियल साइड इफेक्ट, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव को चाहिए। उसके साथ साथ और क्या चाहिए? उसके साथ साथ इसको चाहिए कि ये किसी भी सेक्सुअल ड्राइव में ये इंटरफेयर ना करे, या डिजायर या सेक्सुअल एक्ट में, या फिर हम सेक्सुअल जो इंटरकोर्स करते हैं उसमें कोई अड़चन नहीं आए। ये बिना किसी सेक्सुअल इंटरफेरेंस के ये हमारे जो प्रोसेस है, उस जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स हम लोग करते हैं, और ये बेसिकली अगर कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करके उसके बाद अगर हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो इसके पीछे एक ही कारण होगा, प्लेजर सीकिंग, ठीक है, प्लेजर सीकिंग। सो ये प्रेगनेंसी के लिए नहीं किया जा रहा है, ये प्लेजर सीकिंग के लिए किया जा रहा है। सो अगर कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा है जो हमारे इस प्लेजर के बीच में आ रहा है, अगर उसको इंटरप्ट कर रहा है, तो वो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। तो इसीलिए कहा जा रहा है, एनसीईआरटी में दिया है, इट आल्सो शुड बी इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर और सेक्सुअल एक्ट ऑफ यूजर, ठीक है। A wide range of contraceptive methods are presently available which could be broadly grouped into the following categories, ठीक है। कई सारे कैटेगरी के कॉन्ट्रासेप्टिव हैं जो आपको नीचे कई सारे दिए गए हैं। जैसे पहला है नेचुरल और ट्रेडिशनल बैरियर, उसके बाद आता है बैरियर मेथड, उसके बाद आता है आईयूडी, उसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट, सर्जिकल मेथड्स, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, सब क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, क्लियर है। तो पहले अगर हम लोग देखेंगे नेचुरल मेथड क्या होता है, पहले क्या है? नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड में, नेचुरल मेथड का मतलब होता है कि विदाउट यूजिंग एनी
equipment or without using any external artificial things, अगर कॉन्ट्रासेप्शन, उसको हम कहते हैं नेचुरल मेथड। यानी स्पर्म और ओवम का मीटिंग यहाँ पे, लेकिन वो कैसे, विदाउट यूजिंग कॉन्डम के यूजेज के बिना, विदाउट एनी नसबंदी, विदाउट एनी वैस्क्यूलर ट्यूबेक्टोमी, यानी कोई भी आर्टिफिशियल टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है जिससे कॉन्ट्रासेप्टिव को रोका जा सके। बट नेचुरली हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कॉन्ट्रासेप्शन नहीं हो, यानी प्रेगनेंसी नहीं हो। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव उसी के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ये क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, पहला चीज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पहला क्या है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसका मतलब क्या है? हम लोगों को पता है, ठीक है, हम लोगों को भली भांति पता है कि ओवम का रिलीज कब होता है। ठीक है, ओवम का रिलीज होता है कब? तो ओवम का रिलीज होता है हमारे 10 से 14 दिन या 16-17 दिन तक, है ना। 12 से 16 दिन के अंदर में ये क्या हो जाते हैं, मतलब ये आपको यहाँ पे ओवुलेशन हो जाते हैं। विच मीन्स अगर स्पर्म मेंस्ट्रुएशन के बाद, है ना, मेंस्ट्रुएशन के 10 दिन के बाद अगर आता है तो चांस है कि उसको ओवम मिल जाए और वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाए। लेकिन वहीं अगर ये चीजें, अगर स्पर्म का एंट्री मेंस्ट्रुएशन के 2-4 दिन पहले या 1-2 दिन पहले या मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म होने के 1-2 दिन बाद भी अगर स्पर्म एंट्री करता है तो वहां पे क्योंकि ओवुलेशन नहीं हुआ है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। विच मीन्स ओवुलेशन ऑफ एग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और नीडेड और रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। सो इसका हमें ख्याल रखें कि हमें पता है कि 14वें दिन या फिर 14 दिन से के बाद, ओवुलेशन के 14 दिन के बाद मेंस्ट्रुएशन अकर होता है। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ टाइम पीरियड तक क्या करना चाहिए? कुछ टाइम पीरियड तक हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यानी जो ओवुलेशन का पीरियड होगा, टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड में हम लोग क्या होंगे? हम लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो टाइम पीरियड क्या है? तो 10 से 17 दिन। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है 10 से 17 दिन, 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल व्हेन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। तो इसके बीच में हम ओवुलेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि 14वें दिन होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है ना कि साइकिल कितना दिन का है। 22 दिन का साइकिल है तो जल्दी ओवुलेशन हो जाएगा, 28 दिन का साइकिल है तो थोड़ा सा लेट होगा, वही अगर 30 दिन का साइकिल है तो वो और थोड़ा सा लेट होगा। इसीलिए हम रिस्क ना लेते हुए हम 10 से 17 दिन का एक हम ड्यूरेशन मानते हैं। इस ड्यूरेशन में हम सेक्स नहीं करेंगे, इस ड्यूरेशन में हम सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व, फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होंगे। और इससे क्या कर सकते हैं? हम स्पर्म का ओवम के साथ मिलन को हम रोक सकते हैं, मिलन के में हम बाधा बन सकते हैं। उसी को कहते हैं पीरियोडिक, यानी कुछ पर्टिकुलर पीरियड में हम सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेंगे, उसी को कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। क्या कहेंगे? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। उसके बाद हमारा दूसरा मेथड है, उसके बाद क्या है? हमारा दूसरा मेथड है, देखिए, एज चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग द पीरियड 10 से 17 दिन के बीच में हमारा जो ड्यूरेशन है ये 10 से 17 दिन, इसके बीच में ओवुलेशन का चांस ज्यादा होता है। और इसीलिए वहां पे फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के बाद जो स्पर्म एंट्री होगा तो हाई रिस्क होता है कि वहां पे ओवुलेशन के वजह से ये फर्टिलाइजेशन हो जाए। इससे हम जो है बच सकते हैं अगर हम 10 से 17 दिन के बीच अगर हम ये सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते हैं तो। Therefore, by abstaining from coitus, so ये इसी को कहते हैं, आपको इसी को कहते हैं क्या? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, 10 से 17 दिन। और एक और मेथड आता है, क्या है मेथड? ये है कि विथड्रॉल और कॉइटस इंटरप्ट्स, विथड्रॉल और
कोइटस इंटरप्शन, ये तो आप लोग समझ गए होंगे, विथड्रॉल, विच मीन्स अगर मान के चलिए कि एजैकुलेशन हो रहा है, एजैकुलेशन का मतलब तो सब समझते होंगे ना यहाँ पे, एजैकुलेशन क्या होता है। तो एजैकुलेशन का सिंपल सा मतलब है यार, देखो एजैकुलेशन का मतलब है स्पर्म का रिलीज, और स्पर्म का रिलीज होता है वजाइना में। तो जब एजैकुलेशन होगा, विच मींस देखो जब एजैकुलेशन होगा तभी जाके क्या होंगे, स्पर्म वजाइना में एंटर करेंगे। तो जब स्पर्म वजाइना में एजैकुलेशन के थ्रू एंटर कर रहा है, तो मान के चलो, और हमें जब एजैकुलेशन होता है तो हमें फील हो जाता है कि यहाँ पे अब एजैकुलेट होने वाला है ना। एजैकुलेशन जब होने वाला होता है तो हमें फील हो जाता है, यानी क्या होता है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स में हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, तो हमारे हार्मोनल जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। पहला जो स्टेज होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स का, देखिए कुछ चीजें हैं यहाँ पे जो बताना जरूरी है, ठीक है, समझने के लिए, लेकिन ऐसे भी आप लोग समझदार हैं तो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये कोई भी या ये चैप्टर ही कुछ ऐसा है, इसमें कई सारे ऐसे टर्म्स होंगे जो आपको सुनना पड़ेगा, एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट आपको सुनना पड़ेगा। तो इसमें बुरा मानकर, इसमें गलत धारणा, गलत सोच, ये सब मत लाइएगा, ठीक है, इस बात का हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में ये पर्टिकुलर चैप्टर हमारे भलाई के लिए ही सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है। तो ये एक तरह का सेक्स एजुकेशन ही हम इसको मान के चलिए कि एक तरह का सेक्स एजुकेशन है। तो इसको अच्छे से अगर हम जान लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, 100% इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मेरा कहा नहीं जा सकता, 2 भी आ सकते, 3 भी आ सकते, मिनिमम 2, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, तो समझना जरूरी है। तो क्या है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, पहले तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए आपको सेक्सुअल अराउजल होना जरूरी है, यानी आपके मतलब बॉडी हीट, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्शन के चैप्टर में मैंने बताया था आपको, फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जब हम लोग पढ़ रहे थे लर्निंग लाइफ में, जो बच्चे हमसे जुड़े थे वो उन लोगों को हमने बताया था कि सेक्स हीट क्या होता है, ठीक है, और कई सारे एनिमल्स में हमने सेक्स हीट के बारे में देखा कि 24 घंटा 48 घंटा सेक्स हीट होता है, किसी किसी ऑर्गेनिजम्स में पूरे हमेशा सेक्स हीट रहता है, ठीक है। तो सेक्स हीट होता क्या है, तो सेक्स हीट यानी गाय में हमने देखा क्या था, कुछ घंटे 2 दिन या कुछ घंटे होते हैं जो कि सेक्स हीट होता है ना, उसी सेक्स हीट के दौरान, यानी कहते हैं गाय गर्म हो गई, है ना, गाय गर्म होती है, तो गाय गर्म यानी सेक्स हीट, बॉडी जो है सेक्स हीट प्रोड्यूस करता है, तो सेक्स हीट जब प्रोड्यूस करता है उसी टाइम में हम क्या करेंगे, यानी सेक्सुअल अराउजल हो गया है, उस टाइम में हम लोग अगर किसी स्पर्म को, यानी किसी बुल को या ऑक्स के जो मेल जो एनिमल है, ठीक है, उसके स्पर्म को अगर हम इनको इनोकुलेट करते हैं फीमेल के वजाइना में, गाय के वजाइना में, तो क्या कर सकते हैं, वहां पे फर्टिलाइजेशन हम अचीव कर सकते हैं। या उसी टाइम में अगर हम किसी मेल एनिमल को लाएं और फिर हम क्या करें, सेक्सुअल इंटरकोर्स करवाएं, जब आर्टिफिशियली सेक्सुअल इंटरकोर्स कराएं, तो क्या हो सकता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन के चांस बनता है, तो उसको हम सेक्स हीट पीरियड में होता है। लेकिन अगर हम ह्यूमंस की बात है, सेक्स हीट को प्रोड्यूस कर कैसे, तो हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे और उसके वजह से सेक्स हीट स्टार्ट होगा। अगर कोई लड़का या लड़की एक दूसरे के करीब आते हैं और उनमें जो हार्मोनल सेक्रेशन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होने लगेगा, यानी हमारा है पहले तो टच होगा, टच के बाद धीरे धीरे आप लोग मतलब वो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे से गले मिलेंगे या किस करेंगे, तो ये सब चीजों में हमारा हार्मोन और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। पहले धीरे धीरे हमारा बॉडी वार्म होगा, क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है, वार्म यानी हमारा ब्लड में सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ता है, हार्ट का पाल्पिटेशन, ऐसा आपने सुना होगा कि जब जब आप करीब आती हो, ठीक है, ये प्रिय, जब जब तुम करीब आती हो हमारी दिल की धड़कने ट्रेन से भी, रॉकेट से भी स्पीड में धड़कने लगती है, क्यों, क्योंकि जब वो करीब आती है हमारे बॉडी में वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल प्रोडक्शन होते हैं हार्मोन्स, और वो हार्मोन्स के प्रोडक्शन के वजह से हमारा बॉडी में सर्कुलेशन और हार्ट का पाल्पिटेशन बढ़ जाता है, हार्ट हमारा पाल्पिटेट करने लगता है बहुत तेजी से, तो हार्ट क्या हो जाता है, टैकीकार्डिया हार्ट हो जाते हैं ना, मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसी को कहते हैं कि हार्ट बीट बढ़ गया, और क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द हार्मोन, और वो हार्मोन क्यों रिलीज हुआ, बिकॉज ऑफ द टच ऑफ द ऑपोजिट जेंडर, अ ब्यूटीफुल फीमेल, ठीक है, हमने टच किया, फिर उसके बाद हमने किस किया, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती है, हार्मोन और तेजी से बढ़ने लगती है, तो सेक्सुअल अराउजल यानी
हमारे पास जो एरेक्टाइल टिश्यूज है पेनिस में और वजाइना में, कौन से एरेक्टाइल टिश्यू है? कॉर्पोरा कोवर्नोसा है ना, कॉर्पोरा कोवर्नोसा है, उसके बाद कॉर्पस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये जो दोनों हमारे टिश्यू है यहाँ पे। उसके बाद हमारे जो एरेक्शन यहाँ पे होते हैं, ठीक है, इन टिश्यूज के वजह से जो एरेक्शन होता है, ठीक है, ये एरेक्शन की वजह से पेनिस जो है एरेक्ट होता है। और उधर फीमेल में कौन सा क्या एरेक्ट होता है? फीमेल में एरेक्ट होता है हमारा क्लाइटोरिस, क्योंकि वहां पे भी एरेक्टाइल टिश्यू है क्लाइटोरिस में, सेम एज होमोलोगस एज मेल, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट में, याद रखिएगा। तो वहां पे भी क्या होता है? सेक्सुअल अराउजल होता है। जब सेक्सुअल अराउजल वहां पे होगा, ठीक है, वहां पे जब सेक्सुअल अराउजल होगा तो क्या होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट घटना यहाँ पे घटने वाली है। सेक्सुअल अराउजल होने के बाद अब जाके फिजिकल रिलेशनशिप जो है वो होगा, फिजिकल रिलेशनशिप होगा। तो इस कंडीशन में जब पेनिस वजाइना में एंटर करता है, ठीक है, सेक्सुअल वहां पे अराउजल होता है, तो ये धीरे धीरे जो है वो स्पीड इंक्रीज होता है और धीरे धीरे हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में इंक्रीज होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जब ऑर्गेज्म को रीच करता है, जब मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गेज्म करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही ऑर्गेज्म को समझना जरूरी है। अगर ऑर्गेज्म समझ गए तो हम विथड्रॉल यानी कॉइटस इंटरप्ट्स को, विथड्रॉल सिंड्रोम, विथड्रॉल जो ये मेथड है, ठीक है, ये मेथड के लिए हमें वो ऑर्गेज्म समझना जरूरी है। ऑर्गेज्म क्या है? ऑर्गेज्म यानी हाईएस्ट पीक ऑफ सेक्सुअल प्लेजर। सेक्सुअल प्लेजर के हाईएस्ट पीक पर जब हम लोग पहुंचते हैं, वहां पे फीमेल रिलीजेस सम फ्लूइड, सम वाटरी फ्लूइड, ठीक है, और वही पॉइंट होता है जब ऑर्गेज्म फीमेल रीच करती है। अगर फीमेल उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, सेटिस्फाई हो जाती है और पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वाटरी फ्लूइड रिलीज होने लगता है फीमेल वजाइना से, दैट इज द थिंग व्हिच वी कॉल इट एज ऑर्गेज्म। और मेल जब ऑर्गेज्म रीच करता है तो इजैकुलेशन होता है, यानी सीमेन का रिलीज होता है। तो हम ऑर्गेज्म पर जैसे ही पहुंचते हैं, हम पेनिस को बाहर वजाइना से विथड्रॉ कर लेंगे और जैसे विथड्रॉ करेंगे हमारा इजैकुलेशन होगा और इजैकुलेशन होने के बाद हमारा पेनिस जो है जो एरेक्ट होगा वो नॉर्मल अपने पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ऑर्गेज्म, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेज्म। और यही वो पॉइंट है जहां पे हमें अपना पेनिस विथड्रॉ करना होता है। और अगर चूक गए इस में तो वो जो है सीमेन रिलीज हो जाएगा वजाइना में और वो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। इसी ये मेथड थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन अगर जो उस ऑर्गेज्म के पॉइंट को समझ गया, एजैकुलेशन के उस पर्टिकुलर पीरियड को समझ के ये काम कर लिया सही से, तो वो इस मेथड का आनंद उठा सकता है, ठीक है। तो दिस इज वी कॉल इट एज विथड्रॉल और कॉइटस इंटरप्ट्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपको लैक्टेशनल एमोनेरिया। ये हमारा लैक्टेशनल एमोनेरिया। ये लैक्टेशनल एमोनेरिया क्या है? तो लैक्टेशनल एमोनेरिया का मतलब होता है जब मदर जब लैक्टेशन कर रही होती है, यानी मिल्क का सेक्रेशन हो रहा होता है, उस मिल्क के सेक्रेशन के पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, यानी हो सकता है कि फर्स्ट 6 मंथ तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। फीमेल्स को फर्स्ट 6 मंथ तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है आफ्टर प्रेगनेंसी। उसी को कहते हैं लैक्टेशनल एमोनेरिया, उसी को कहते हैं लैक्टेशनल एमोनेरिया। यानी अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, विच मीन्स ओवम का रिलीज नहीं हो रहा है, विच मीन्स प्रेगनेंसी के अगले 6 महीना तक आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए फ्री है। यानी आप कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं प्रेगनेंसी के अगले 6 महीने तक। यानी इस 6 महीने के ड्यूरेशन में ओवुलेशन नहीं होगा, सो फर्टिलाइजेशन का रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन याद रखना कि कब ये 6 महीने के बाद कब ये शुरू हो जाए इसका ध्यान नहीं, तो इसका भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। विच मीन्स हमारा जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स है, देखिए यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स वो इस पर्टिकुलर पीरियड में, लैक्टेशनल अमोनेरिया इस पर्टिकुलर पीरियड में अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, तो क्या हो सकता है, हम लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स से यानी फर्टिलाइजेशन से हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट योर लैक्टेशनल अमोनेरिया इज। क्या दिया है यहाँ पे लैक्टेशनल अमोनेरिया में? absence of menstruation, which means method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition. पार्चुरेशन के बाद इंटेंस जब लैक्टेशन होता है, यानी जब हाई लेवल ऑफ लैक्टेशन हो रहा है, उस लेवल लैक्टेशन के हाई लेवल लैक्टेशन यानी जब
हाई अमाउंट ऑफ मिल्क का सेक्रेशन हो रहा है, उस वक्त आपको क्या होते हैं, मेंस्ट्रुएशन नहीं होते। ठीक है, उस वक्त क्या नहीं होते, उस वक्त आपको मेंस्ट्रुएशन नहीं होते हैं। उस वक्त फर्टिलाइजेशन इंटरकोर्स करना, सेक्सुअल इंटर बहुत ही सेफ होता है। ठीक है, बहुत ही सेफ होता है। ठीक है, ओके। नाउ however this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months following parturition. So maximum 6 महीना तक ही ये मेथड पॉसिबल हो सकता है, यानी कभी भी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो सकता है प्रेगनेंसी के बाद। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि मेंस्ट्रुएशन कब स्टार्ट हो रहा है। अगर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया तो सोच लो कि उसके बाद अब नहीं करना है। ठीक है, वो आपका समय जो है पूरा हो गया है, क्योंकि उसके बाद आपका ओवुलेशन शुरू हो जाता है ना। तो हेवी फ्लो है तब तक नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मिल्क का सेक्रेशन का फ्लो कम हुआ तो रिस्क बढ़ जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, however this method has been reported 6 months maximum. As no medicine or device are used in this method, side effects are almost, chances of failure though of this method are also high. मतलब यहाँ पे हमने कोई मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया, कोई ड्रग का इस्तेमाल नहीं किया, तो इसीलिए यहाँ पे साइड इफेक्ट क्या होंगे, साइड इफेक्ट नील है, यानी साइड इफेक्ट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन साथ ही साथ चांसेस ऑफ फेलियर भी बहुत ही ज्यादा है, यानी फेल होने का चांस भी यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। चांसेस ऑफ फेलियर इज हाई, क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये फेल हो सकता है। यानी सोचो विथड्रॉल में आपको कोई दिक्कत आ जाए, है ना, एजाकुलेट अंदर ही रह जाए, या लैक्टेशन अमोनेरिया है और हमें पता ही नहीं है कि आपको ब्लीड मेंस्ट्रुएशन कब स्टार्ट हो गया, तो भी हो सकता है। या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में भी हम लोगों को पता नहीं है कि साइकिल का पीरियड क्या है, और हम लोग 12वें दिन या 13वें दिन हम लोग सेक्स कर लिए, मेंस्ट्रुएशन हमने जो साइकिल है ये हमने ध्यान से ऑब्जर्व नहीं किया, तो इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है, लेकिन साइड इफेक्ट नहीं होता है। जो अगर इसमें मतलब ये इसको समझ गया, इसके सारी चीजों को समझ गया, वो इस पे सक्सेसफुली अपना काम कर सकता है। लेकिन इसके रिस्क को नहीं समझा, इस सारे मेथड्स को अच्छे से नहीं समझा और पालन नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो उसके लिए बहुत रिस्क है। अब है दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है, बैरियर मेथड। दूसरा मेथड क्या है, बैरियर मेथड। अब ये जो बैरियर मेथड है, इसका क्या काम है। बैरियर मेथड यानी हम लोग रोक लगा रहे हैं। बैरियर का मतलब होता है क्या, रोक। बैरिकेडिंग आपने सुना होगा कि पुलिस बैरिकेड लगा हुआ है, बैरिकेड उसी को कहते हैं, यानी रोक लग गया है, उसके आगे नहीं जा सकते आप। ठीक है, तो बैरियर यानी एक रुकावट, एक चेक पॉइंट, जहां से उसके आगे आप बढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो हमारे पास बैरियर मेथड दोनों के लिए होता है। ठीक है, दोनों के लिए, यानी ओवम और स्पर्म दोनों के लिए होता है कि दोनों मीट नहीं कर पाए। तो ये दोनों कैसे नहीं मीट कर पाते, इसके लिए कई सारे बैरियर मेथड्स अवेलेबल हैं। मेल के लिए सबसे इफेक्टिव है कॉन्डम। मेल के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या है, कॉन्डम। कॉन्डम का इस्तेमाल, व्हाट इज कॉन्डम, बहुत ही सिंपल है, ये है कॉन्डम। ठीक है, कॉन्डम फॉर मेल, मेल कॉन्डम इसी को कहते हैं, यानी एक लंबा सा पॉलिथीन कवर जैसा आपको दिख रहा है, ट्यूब जैसा लंबा सा, और यही है आपका कॉन्डम। आपका इस कॉन्डम में आप लोग देख सकते हैं, इस कॉन्डम में क्या है, यहाँ पे टिप है, यही पॉइंट है जहां पे इजैकुलेशन जो है वो रिलीज होता है, वो स्टोर होता है। ये जो पॉइंट है वो एंट्री पॉइंट है, इसी के थ्रू आपका पेनिस अंदर में जाएगा। ठीक है, पहले ये क्या होता है, छोटा सा कैप जैसा होता है। कैसा होता है, छोटा सा होता है, एक छोटा सा पॉलिथीन कवर में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, किस तरह से होता है, तो आपको कुछ इस तरह से आपको प्रेजेंट होता है पॉलिथीन कवर में। लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पेनिस डालकर इसको हम रोल करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, नीचे की तरफ पेनिस इतना बड़ा हमें, वो जितना साइज होता है पेनिस का, उस साइज के अकॉर्डिंग ये फिट हो जाता है कॉन्डम। ठीक है, और इसका जो टिप होता है ये फ्री एंड होता है। ठीक है, क्या होता है, ये हमारा ये जो पॉइंट है ये फ्री पॉइंट है, यानी इसको कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए इतना ज्यादा टाइट ना हो कि कॉन्डम हमारा फट जाए या ब्रेक हो जाए, जो कि बहुत ही डेंजरस हो सकता है। डेंजरस इन द सेंस प्रेगनेंसी कॉज कर सकता है और हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कॉन्डम का इस्तेमाल सही करें, सही कॉन्डम का इस्तेमाल करें। ठीक है, बहुत ही पतला या कॉन्डम का इस्तेमाल अगर जो कि ब्रेक हो सके, तो थोड़ा अच्छे कंपनी का कॉन्डम का इस्तेमाल करें, जैसे मैनफोर्स आता है। ठीक है, मैनफोर्स कॉन्डम, ये मैनफोर्स कॉन्डम आता है, ड्यूरेक्स आता है।
ठीक है, ये सब कॉन्डम के ब्रांड है, कंपनी है, तो हाई क्वालिटी का कॉन्डम का इस्तेमाल करें जिसमें कि रिस्क फैक्टर ना हो, और ये एंड फ्री होना चाहिए क्योंकि यहीं पे एजैकुलेट आने वाला है, यानी आपका जो सीमन है यहीं पे फॉल होने वाला है। और इसको रिमूव करते वक्त ध्यान से रिमूव करें, बहुत ज्यादा टाइट पहनने से ये जो सीमन है ये लीक हो सकता है और बाहर से यहाँ से लीक हो सकता है, तो इसीलिए ये सारे बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। ये क्या है, ये मेल कॉन्डम है, लेकिन इसके साथ साथ फीमेल का भी कॉन्डम होते हैं। नीचे आप लोग देख सकते हैं कि आपको क्या दिया है, नीचे आप लोग देख सकते हैं ये फीमेल कॉन्डम है। ये क्या है, ये फीमेल कॉन्डम है। तो फीमेल के लिए भी कॉन्डम्स होते हैं और फीमेल के लिए और भी कई सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जिससे बचा जा सकता है। सो कॉन्डम को हम, मेल कॉन्डम को कहाँ पहनते हैं, मेल कॉन्डम को हम पहनते हैं पेनिस में, ठीक है, पेनिस को कवर करने के लिए होता है। और फीमेल कॉन्डम किसको कवर करने के लिए होता है, फीमेल कॉन्डम होता है सर्विक्स को कवर किया जाता है, ठीक है, किसको कवर किया जाता है, सर्विक्स को, है ना। कैसे कवर किया जाता है, अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम आपको एक पिक्चर शेयर करने वाले हैं, उस पिक्चर में आपको दिख जाएगा कि क्या है ये, ठीक है, उस पिक्चर को हम शेयर करेंगे यहाँ पे और आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, उस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि आप ये कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम कैसे होते हैं, ठीक है, फीमेल कॉन्डम कैसे होते हैं। एनीवेज हम आपको एक पिक्चर दिखाना चाहते हैं जो कि सहेली है। ये क्या है, ये सहेली का पिक्चर है। आप लोग देख सकते हैं कि सहेली का टैबलेट कैसे आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस इज टैबलेट्स ऑफ सहेली। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर में टैबलेट का नाम लिखा है ना, ऊपर में टैबलेट का नाम लिखा है, आई मीन ड्रग का नाम लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं ड्रग का नाम लिखा है। कौन सा ड्रग है, सेंट क्रोमैन टैबलेट, सेंट क्रोमैन टैबलेट, ये ड्रग है, ठीक है, ये ड्रग का नाम दिया हुआ है जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है लिखा हुआ है इस पे, और वंस अ वीक भी इस पे लिखा हुआ है, ठीक है, वंस अ वीक इस पे लिखा हुआ है। पहले 3 महीने के लिए आपको ट्वाइस अ वीक लेना होता है, उसके बाद 3 महीने के बाद एक वीक में सिर्फ एक गोली लेना होता है। आपको गोली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किस शेप और साइज और स्ट्रक्चर के साथ ये सहेली अवेलेबल है मार्केट में। तो ये सरकार के द्वारा पहला जो पिल है, यही पिल आया था सरकार के थ्रू, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद कुछ हम ऐसे पिक्चर्स आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है, कुछ ऐसे पिक्चर्स जो कि वो कॉन्डम का, सर्विकल का कैसे इंसर्ट किया जाता है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम आपको अभी देने वाले हैं, ठीक है। जैसे आप लोग अभी स्क्रीन शेयर पे देखेंगे, ठीक है, स्क्रीन शेयर पे आप लोग देखेंगे कि क्या होता है ना, फोटोज, ओके, ऑल राइट, तो हम आपको वो पिक्चर्स हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, वो पिक्चर डाउनलोड्स, ऑल राइट, इसमें नहीं है, ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राइट, तो अभी जब तक हम पिक्चर देखते हैं, हम आपको बता दें कि क्या होता है कि हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास होते हैं कई सारे ऐसे जो कि फिंगर के थ्रू सर्विकल कैप होते हैं, ठीक है, सर्विकल कैप होते हैं। उसके बाद आपको कई सारे ऐसे आपको मिलते हैं, जैसे सर्विकल कैप हो गए, फिर आप कॉन्डम जो दोनों तरफ आपको, जैसे मेल कॉन्डम दिख रहा है वैसे ही फीमेल कॉन्डम भी होते हैं, फीमेल कॉन्डम भी होते हैं, है ना। कहाँ चला गया भाई, कोई नहीं, अभी मिल नहीं रहा है। एनीवेज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हम आपके ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है, उस कॉन्डम के बारे में हम ग्रुप में डाल देंगे, लेकिन अभी मिलना तो चाहिए, आपको हम दिखाना चाहते थे भाई। एनीवेज चलिए हम स्क्रीन यहाँ पे शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाते हैं।
ठीक है। कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम कैसा होता है, ठीक है, फीमेल कॉन्डम आपको दिखाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन सर्च करके ही हम दिखा देते हैं। See, this is what the female condom is. See what is shown here, फीमेल कॉन्डम, और कैसे पहना जाता है, यही हम दिखाना चाहते थे आपको कि कैसे पहना जाता है। तो एक साइड होता है ओपन, एक साइड होता है आपको जो नीचे दिख रहा है ये होता है ओपन एंड, ठीक है, जो नीचे दिख रहा है वो होता है ओपन एंड, और जो ऊपर में दिख रहा है वो क्लोज्ड एंड होता है। और हम फिंगर के थ्रू जो दिख रहा है आपको, फिंगर के थ्रू हम क्या करते हैं, ओपन एंड पे फिंगर डालते हैं और क्लोज्ड एंड की तरफ डालकर हम सर्विक्स के पास तक ले जाते हैं और सर्विक्स को क्या करते हैं, कंप्लीटली कवर कर देते हैं। ठीक है, हम सर्विक्स को देखिए, यहाँ पे जो दिया गया पिक्चर, ये पिक्चर भी ध्यान से देखिए, इस पिक्चर में आपको क्लियरली दिया है, यहाँ पे सर्विक्स है, हम सर्विक्स को किस तरह से हम क्लोज कर देते हैं, है ना, सर्विक्स को क्लोज, सर्विस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्लियर है। सो दिस इज व्हाट द पिक्चर शोन इज। सो यही है आपका फीमेल कॉन्डम, ठीक है, यही आपका फीमेल कॉन्डम है और इसी तरह से वो फीमेल कॉन्डम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं, यहाँ पे क्या देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस चीज को, हम यहाँ पे देखेंगे डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम, ये है डायफ्राम, ठीक है, छोटा सा कैप जैसा दिख रहा है डायफ्राम, इसी को कहते हैं हम डायफ्राम। ये डायफ्राम जो है ये क्या होता है, आपको छोटा सा कप शेप का डायफ्राम है, इसको भी हम सर्विक्स के थ्रू, फिंगर के थ्रू हम क्या करते हैं, सर्विक्स के अंदर लगाते हैं और सर्विक्स के एंट्री को क्लोज कर देते हैं, सर्विक्स एंट्री को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये अब दिख गया होगा, है ना। चलिए अब हम ले चलते हैं आपको, अब हम ले चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। यहाँ पे देखिए सर्विक्स हमारा कैसा होता है, ये मान के चलिए कि ये हमारा वजाइना है और ये आ गया आपका सर्विक्स, ये आ गया आपका सर्विक्स। तो जो अटैचमेंट होता है, ठीक है, जो लगाया जाता है वो यहां से इंसर्ट किया जाता है और सर्विकल कैप हमने देखा कुछ इस तरह से है ना, कुछ इस तरह से, ये डायफ्राम, सॉरी डायफ्राम क्या है, कुछ इस तरह से है, सर्विकल कैप भी ऐसा ही होता है। ठीक है, ये क्या है, हम लोग इसके थ्रू इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लगाकर हम इसको यहीं पे इसको ब्लॉक कर देते हैं, यानी हम इस कैप को इस तरह से इसमें यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, और लगाने के बाद जो यहाँ पे पॉपुलेशन होगा, स्पर्म का जो एंट्री यहाँ पे होगा, वो क्या नहीं करेगा, वो पेनिट्रेट करके वजाइना के अंदर, यहाँ पे यूट्रस के अंदर नहीं पहुंच पाएगा, वजाइना के अंदर जो प्रेजेंट है वो यूट्रस में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बैरियर है, यहाँ पे क्या है, बैरियर है। सो दिस इज हाउ द बैरियर मेथड, फीमेल का भी बैरियर मेथड और मेल का भी बैरियर मेथड होता है। सिमिलरली हमने कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम क्या देखा, एक एंड होता है ओपन और दूसरा एंड होता है क्लोज्ड। ठीक है, ये दूसरा एंड होता है, यहाँ पे ये भी क्लोज्ड है और ये ओपन एंड है, और इस ओपन एंड के थ्रू हम उंगली लगाकर हम क्या करते हैं, और इसको ये पूरे वजाइना में, हम पूरे वजाइना में लगा देते हैं, फिट कर देते हैं और सर्विक्स को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, मान के चलिए, कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सर्विक्स है ना, वजाइना है, वजाइना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये हमारा कॉन्डम है, फीमेल कॉन्डम, इसको ऐसे इस तरह से कवर कर देते हैं, ये ओपन एंड है और ऊपर वाला क्लोज एंड है, तो सर्विक्स को क्या करते हैं, कंप्लीटली हम इसको क्लोज कर देते हैं। जब पेनिस आएगा तो अगर मेल कॉन्डम नहीं पहना है, फीमेल नहीं पहनी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पेनिस अंदर जाएगा और फिर जो रिलीज होगा सीमन का वो यहाँ पे होगा। ठीक है, सीमन रिलीज यहाँ पे होगा और वो क्या कलेक्ट हो जाएगा, कॉन्डम में कलेक्ट हो जाएगा और रिमूव करके, ठीक है। सो दिस इज हाउ द फीमेल कॉन्डम इज यूज्ड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग बुक पे आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, देखते हैं बुक में। ठीक है, बुक में क्या है, एनसीईआरटी का बुक का हम अगला
पेज निकालते हैं। ये आपको कई सारे, आपके बुक में कई सारी चीजें दी होगी, ठीक है, और वो क्या है, वो सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में ही है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में ही है। और वो सारे जो मेथड्स हैं, वो सारे मेथड्स में कॉन्डम जो है वो 99% जो है वो सक्सेस है। कॉन्डम क्या है, 99% सक्सेस है। और बाकी जो भी चीजें हैं वो उसमें कहीं ना कहीं रिस्क है। डायफ्रागम में भी, और डायफ्राम भी, और बैरियर मेथड कुछ हद तक वो क्या होते हैं, वो ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं है। कंप्लीट प्रोटेक्शन क्या है, कंप्लीट प्रोटेक्शन है आपको वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, या परमानेंट जो इलाज हो जाता है। एनीवेज कोई कराता तो नहीं है, लेकिन हो जाता है, ठीक है। ओके, ऑल राइट। All right, so okay, leave now we can move on further, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और हम लोग देखते हैं कि ये सब चीजें जो हमने आज पढ़ा, वो सब चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से जो हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में जो हमने देखा, आई मीन सहेली के बारे में देखा, ये हाईली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो है वो बने हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि हमारे इसमें आपने और भी कुछ पॉइंट्स देखे, क्या देखे कि कैसे ये कॉन्डम होते हैं, बैरियर मेथड, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, नेचुरल मेथड, ये भी आप लोगों ने देखा। तो ये जो, आई एम सो सॉरी, एक मिनट रुक जाइए। ओके, ये बैरियर मेथड और बाकी सारे मेथड जो हमने देखा अभी, इसमें से भी कई सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। आपको हम क्या करेंगे, आपको आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे, और आगे हम आप लोगों को इसमें से कई सारे क्वेश्चंस, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कुछ क्वेश्चन का सेट हम आप आज भेजने वाले हैं, अभी कुछ देर में भेज देंगे, ठीक है। उसमें क्या करना है आप लोगों को, तो आप लोगों को उसमें से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। हम अभी क्लास को एंड करते हैं, वाइंड अप करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, वो 50 कुछ करीब 80 क्वेश्चंस होंगे, करीब 80 क्वेश्चंस होंगे, और वो सारे 80 क्वेश्चंस जो हैं, जितने भी 80 क्वेश्चंस होंगे, वो सारे 80 क्वेश्चंस आपको क्या करना है, सॉल्व करके मुझे आंसर भेजना है, ठीक है। और वो जो 80 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो आंसर उसमें नहीं है, ठीक है, आंसर हम नहीं देंगे, आंसर की हम नहीं देंगे, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद उसका आंसर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके, कुछ कुछ 10-10 क्वेश्चन करके हर रोज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन उसमें से, और ऐसे करके हम लोग पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर है। क्या बात है, तो बात ऐसा है कि हम अभी क्वेश्चंस भेजेंगे 50 क्वेश्चन, ठीक है। हम क्या करेंगे, अभी आपको 50 क्वेश्चन भेजेंगे, और वो 50 क्वेश्चन हम आपको 50 क्वेश्चन भेजेंगे, और वो 50 क्वेश्चन से 85 क्वेश्चन के बीच होगा, अराउंड 85 क्वेश्चन हो सकता है। उसमें आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके मेरे अगले क्लास से पहले सॉल्व कर लेना है। अगले क्लास से हम लोग हर उसमें से, उस क्वेश्चन बैंक से क्या ड्यूरेशन रहेगा, आप लोग अगले क्लास से पहले सॉल्व कर लो, ठीक है। ड्यूरेशन की बात नहीं, जितना जल्दी सॉल्व हो सके। मेरा अगला क्लास सैटरडे के दिन है, तो सैटरडे से पहले सॉल्व कर लो। सॉल्व करके सैटरडे के दिन आएंगे, तो 10 क्वेश्चन उसमें से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिस्कस यानी अगर किसी को डाउट होगा, तो फर्स्ट 10 क्वेश्चन में किसी को डाउट होगा, तो फर्स्ट 10 क्वेश्चन में किसी को डाउट होगा, तो हम उस 10 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यस ऑफ कोर्स, आंसर मुझे सेंड करना है, ठीक है, आंसर मुझे सेंड करना है हर एक को। यहाँ पे देखो कितने लोग आए हुए हैं, यहाँ पे करीब 21 है अभी तक, ठीक है। अभी तक कितने हैं, 21 है, लेकिन 21 नहीं, 25, टोटल 30 मेंबर्स हो सकते हैं कि यहाँ पे हैं, ठीक है। टोटल कितने, 30 मेंबर्स हैं। तो इन सारे लोगों को क्या करना है, इन सबको एक ही काम करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे भेज देना है। और तो क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हैं हम लोग अगले क्लास से उसमें से 10-10, 20-20 क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। भेजना है भाई, व्हाट्सएप है, ठीक है। सबको कहाँ भेजना है।
ग्रुप पे भेज दिया, उसको देखा, इसीलिए ग्रुप पे आप ग्रुप पे भेजोगे तो सब हमें भेज दो, ठीक है, पर्सनली मुझे मैसेज करके भेज दो, ठीक है, पर्सनल विंडो पर आप लोग अपना आंसर्स मुझे भेज दो। आज रात बैठ के, निश्चिंत बैठ कर आराम से उसको सॉल्व करो। कोशिश करना कि रोज 100 क्वेश्चन हम सॉल्व करें, ठीक है, रोज 100 क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हो हर चैप्टर से या हर सब्जेक्ट से, तो आप एमसीक्यू है, पूरा का पूरा एमसीक्यू है, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपको प्रैक्टिस होगा और नीट में ये बहुत मदद करेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन, तो इसीलिए आप उसका ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, हम अभी क्वेश्चंस आपको अगले 10-15 मिनट भेज देंगे। पूरा बनाकर भेजना है, पूरा बनाकर भेजना है, मुझे पूरा का पूरा बनाकर भेजना है। हम डिस्कस करेंगे उसमें से 10-10 क्वेश्चन हर क्लास में, अगर डाउट हुआ तो, ठीक है, लेकिन बनाना आपको पूरा का पूरा है, ठीक है, पूरा बनाकर मुझे भेज दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अब तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।